आज इस वीडियो में हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी फॉर्म करने के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करना। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी जिस फंडामेंटल कंडीशंस पे इनकॉर्पोरेट हुआ है वो सारे डिटेल्स दिया रहता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। उसके हिसाब से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी जो ओरिजिनली फ्रेम किया गया है या टाइम टू टाइम ऑल्टर किया हुआ है, वो दोनों डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या ऑल्टर डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं एज पर दी डेफिनेशन। और जो डॉक्यूमेंट कंपनी लॉ जो 2013 का या उससे पहले के कंपनी लॉ के हिसाब से है उसको भी हम लोग इस डेफिनेशन के अंदर एक कंडीशन मानते हैं। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से दो कंडीशंस हैं। एक है जो कंपनी के ओरिजिनली या टाइम टू टाइम ऑल्टर किया हुआ डॉक्यूमेंट कंपनी लॉ 2013 या कंपनी उससे पहले के कंपनी लॉ के हिसाब से जो है उसको हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। इस डेफिनेशन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नेचर या उसके डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कहाँ से हम लोग समझेंगे, ये हम लोगों को जूरिस्प्रूडेंस से कंपनी लॉ के जूरिस्प्रूडेंस से समझना पड़ेगा। पामर जो कंपनी लॉ के फेमस जूरिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कोई भी प्रपोज्ड कंपनी का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। उसमें कंपनी का नाम, एड्रेस, कैपिटल, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, ये सब चीज़ें दिए हुए रहते हैं। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म हुआ है वो ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए रहते हैं और उसमें कंपनी उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो पॉसिबल ऑपरेशंस या काम कर सकता है वो सारे डिटेल्स दिए हुए रहते हैं। और उसमें ये भी दिया हुआ रहता है कि क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं, वो सब भी इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ रहता है। ये कंपनी के पावर्स को भी डिफाइन करती है और कंपनी के पावर्स को कन्फाइन भी करती है। अगर कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्राइब किए हुए पावर्स के स्कोप के बियॉन्ड एक्ट कर रही है तो वो एक्शंस को इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से अल्ट्रा वायरस माना जाएगा और उन एक्शंस को वॉइड बोला जाएगा। बहुत सारे केसेस में ये दिया हुआ है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के पावर्स के लिमिटेशंस को डिस्क्राइब करती है और उस डॉक्यूमेंट में कंपनी के पावर्स के एम्बिट और स्कोप दोनों दिया रहता है। ये बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट्स ने बताया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ें होने चाहिए, मतलब कंपनी के पावर्स को लिमिट करने का भी प्रावधान होना चाहिए और उसके साथ साथ उस डॉक्यूमेंट में कंपनी के पावर्स कहाँ तक, किस एम्बिट या किस स्कोप तक हैं वो भी दिया रहता है। किस हद तक कंपनी अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकती है, ये सब भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ रहता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का दो पर्पस होते हैं। फर्स्ट, ये डॉक्यूमेंट से शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और बाकी पर्सन्स जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उनको कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स के बारे में पता चलना चाहिए। और सेकंड, उसके एक्टिविटीज़ के रेंज के बारे में या स्कोप के बारे में भी पता चलना चाहिए। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ने के बाद जो कोई भी कंपनी के साथ डील करना चाह रहा है उसको पता चल जाना चाहिए कि कंपनी किस ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनी है और वो उसका स्कोप क्या है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पर्पस है। तो इंटेंडिंग शेयर होल्डर्स को इस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये पता चलेगा कि जो पैसा वो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो पैसा किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, उस इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क हो सकते हैं। ऐसे ही कोई भी पर्सन जो कंपनी के साथ कोई भी डील करना चाह रहा है या कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाह रहा है, वो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ के समझ सकेगा कि जो ट्रांजैक्शन वो कंपनी के साथ कर रहा है या करना चाह रहा है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही है
या बियॉन्ड है। जैसे पहले बताया कि कोई भी कंपनी के एक्टिविटीज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए ऑब्जेक्टिव्स के बियॉन्ड हैं तो उसको अल्ट्रा वायरस होगा या वॉइड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें पहले ही जो बंदा कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है उसको पता चल जाएगा, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वो पढ़ेगा तो वो अपने आप को रिस्क से बचा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। अब आते हैं फॉर्म्स के बारे में। सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 इस प्रोविज़न में दिया हुआ है। इस प्रोविज़न में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मॉडल्स दिए हुए हैं। तो मॉडल फॉर्म्स में डिफरेंट फॉर्म्स दिए हुए हैं, जैसे A, B, C, D, E ये सब दिया हुआ है शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपनी आप इनमें से जो सूटेबल मॉडल हैं वो मॉडल चुन के आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3, 4 और 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट को देखते हैं। सेक्शन 3 and 4 read with section 7 and the rules made there under, जो कंपनीज एक्ट के तहत पब्लिक कंपनी है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मिनिमम 7 लोगों को साइन करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी है तो 2 लोगों को मिनिमम साइन करना पड़ेगा, और 1 पर्सन कंपनी है तो 1 पर्सन को। ये सिग्नेचर कम से कम एक विटनेस के प्रेजेंस में होना चाहिए। इन सब्सक्राइबर्स का सिग्नेचर जो है कम से कम एक विटनेस के प्रेजेंस में होना चाहिए। ईच सब्सक्राइबर को ये लिखना पड़ेगा अपने नाम के अगेंस्ट में कि वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स ले रहा है, और सब्सक्राइबर्स को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करते वक्त उसमें अपने एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन भी देना पड़ेगा, और विटनेस का भी अपने एड्रेस, डिस्क्रिप्शन और ऑक्यूपेशन देना पड़ेगा। यह है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड फॉर्म्स के बारे में। अब आते हैं कंटेंट्स क्या होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये क्लॉजेस होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये दिया हुआ है सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। सबसे पहला जो कंटेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो है नेम क्लॉज। कंपनी का नाम XYZ ABC और उसके साथ जो लास्ट वर्ड्स हैं, जैसे कभी कभार कंपनी में आप देखते हैं लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये भी दिया हुआ रहता है बेसिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कंपनी विच यू आर इनकॉर्पोरेटिंग। 1 पर्सन कंपनी है तो सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलती है कि कंपनी के नाम के बाद ब्रैकेट्स में 1 पर्सन कंपनी करके मेंशन करना पड़ेगा। अब आते हैं कि नेम क्लॉज का पर्पस क्या है उसको समझने के लिए। हर कंपनी जब एक डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी एंजॉय कर रही है तो उसका अपना एक नाम होना चाहिए, तभी उसका आइडेंटिटी या उसका एक पहचान बनेगा। जैसे हर ह्यूमन बीइंग का आइडेंटिटी उसका नाम से होती है, ऐसे ही कंपनी का भी नाम से ही एक पहचान बनेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कंपनी का नाम एकदम किसी और कंपनी के नाम से मिलता जुलता ना हो, और कंपनी का ऐसे नाम ना रहे जिसके यूज़ करना कानूनी मना हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के इच्छानुसार नहीं हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आप अपने कंपनी का नाम प्रपोज करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी का नाम से ऐसे इम्प्रेशन ना आए कि ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कंपनी है, या ये गवर्नमेंट से कंट्रोल होने वाला या गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी है। मतलब यहाँ पे कंपनी गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है, या इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट भी हो सकती है। तो आपको किसी भी हालत में ऐसे इंप्रेशन देना नहीं चाहिए कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद रूल 8 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में नाम के रिलेटेड और भी डिटेल्ड चीज़ें दिए हुए हैं। जैसे एक कंपनी का अगर नाम ABC लिमिटेड है तो दूसरा कंपनी अपना नाम ABC प्राइवेट लिमिटेड करके रख नहीं सकती है, और ये आर्ग्यू नहीं कर सकती है कि दोनों नाम अलग अलग हैं क्योंकि उसके नाम में लिमिटेड है और मेरे नाम में प्राइवेट लिमिटेड है। ये गलत है। ऐसे ही एक और पॉइंट
जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड अगर मान के चलिए एक कंपनी का नाम है, तो दूसरा कंपनी अपने नाम को ग्रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड करके नहीं रख सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, बहुत सिंपल आपने क्या किया है, आपने प्लूरल रख दिया है ना। तो ऐसे प्लूरल वर्ड रख के दूसरा कंपनी के नाम को आप अपने कंपनी के हिसाब से नहीं रख सकते, उसको भी मिलता जुलता वाला कॉन्सेप्ट में लेके आएंगे और उसको रिजेक्ट करेंगे। इसलिए आपको हमेशा डिस्टिंक्ट नाम देना पड़ेगा। ऐसे ही अपर केस लोअर केस करके, लेटर्स के बीच में स्पेसिंग देके, पंक्चुएशन मार्क्स देके, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे स्टार मार्क, डॉलर मार्क घुसा के दूसरे कंपनी से सिमिलर दिखने वाले नाम अपने कंपनी के लिए यूज़ करना मना है। ऐसे ही डिफरेंट फोनेटिक स्पेलिंग और मिसस्पेल्ड वर्ड्स या ऐसे चीज़ें कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी का नाम जय कृष्णा लिमिटेड है तो दूसरा कंपनी अपने नाम को जेके लिमिटेड या जय कृष्णा लिमिटेड ऐसे रखना नहीं चाहिए। ऐसे ही एक कोई कंपनी का नाम से www ऐड करके या डोमेन नेम एक्सटेंशन जैसे .net, .org या .com लगा के यूज़ नहीं कर सकते, जैसे जय कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड .org ऐसे। फिर कोई कंपनी के नाम के ऑर्डर चेंज करके नहीं यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का नाम है राजा रवि वर्मा प्राइवेट लिमिटेड, उसको आपने रखा है, आपने उसको थोड़ा आगे पीछे करके आपने रख दिया राजा वर्मा रवि प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा नाम रख नहीं सकते हैं। ऐसे ही मान के चलिए आपने क्या कर दिया, द ऐड कर दिया, द राजा रवि वर्मा प्राइवेट लिमिटेड, और एक और ऐसे कि ए राजा रवि वर्मा प्राइवेट लिमिटेड। ये सब डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स कंपनी के नाम के पहले यूज़ करके आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो। क्यों? ये पर्पस क्या है कि ये एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ, कंपनी के नाम से डिस्टिंक्ट रहेगा, तभी कंज्यूमर या उस कंपनी के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो समझ सकता है कि ये कंपनी अलग है, वो कंपनी अलग है। इस वजह से नेम क्लॉज एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज होती है। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल मैं दूंगी कि ट्रांसलेटेड नाम नहीं यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का नाम इंग्लिश में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड है तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन है राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड। अगर कोई कंपनी, दूसरा कंपनी ये राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड करके रजिस्टर करना चाह रही है तो वो तो गलत है, क्योंकि वो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन है। इससे भी जो ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं कंपनी के साथ, कंज्यूमर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो जो एंटर करना चाह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ, उसको कन्फ्यूजन होगा कि ये दोनों कंपनीज एक ही हैं या दोनों रिलेटेड हैं या अलग अलग। फिर ट्रेडमार्क एक्ट के हिसाब से भी, जैसे बहुत सारे ट्रेडमार्क्स रजिस्टर हो जाते हैं तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के पास भी बहुत सारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होते रहते हैं, कंपनी के नाम ही रजिस्टर होते हैं ट्रेडमार्क के हिसाब से मेजरली। तो जो नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क्स से, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। उसको यूज़ करने से क्या होगा, वो डिसेप्टिवली सिमिलर रहेगा या डिस्टिंक्टिव नहीं रहेगा, तो कंज्यूमर को कन्फ्यूजन होगा। तो ऐसे भी नाम रजिस्टर नहीं हो सकता है। अब आते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है कि कैसे आप अपने कंपनी के नाम को सबको बताएंगे। वो तो MOA में नेम क्लॉज में दिया हुआ रहता है, वो तो एक डॉक्यूमेंट है। उसके साथ साथ सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के तहत हर कंपनी को अपने नाम पेंट या अफिक्स करना है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस बिल्डिंग में और बाकी ऑफिसेस में भी जहां कंपनी के बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैरी किया जाता है। फिर कंपनी का नाम कंपनी के सील पे क्लियरली एंग्रेव करना चाहिए। हर कोई बिजनेस लेटर्स, बिल्स और हर ऑफिशियल कम्युनिकेशन करने वाले कागज़ में, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, इन सब में भी कंपनी का फुल नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये सब दिया होना चाहिए। अगर कंपनी ऑनलाइन बिजनेस करती है तो वेबसाइट में कंपनी के कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब कुछ देना चाहिए। यह है नेम क्लॉज के बारे में। अब आते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के पास। जैसे मैंने पहले बताया, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में है उस स्टेट का नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना पड़ेगा।
कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने के 30 दिन के अंदर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से। ये कंडीशन सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है। जब भी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बदल जाता है तो कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को नोटिस देना पड़ेगा, वो भी चेंज होने के 30 दिन के अंदर में। वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म नंबर INC 22 फाइल करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड फ़ी के साथ। आज के डेट में कंपनीज इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल्स 2019 रूल 25A के हिसाब से जो कंपनीज 31 दिसंबर 2017 के पहले इनकॉर्पोरेट हुए हैं उन सबको एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज़ एंड वेरिफिकेशन, जिसको बोलते हैं ई फॉर्म एक्टिव ACTIVE, उस ई फॉर्म को फाइल करना पड़ेगा। इससे क्या पता चलेगा कि ये एक्टिव कंपनी है कि नहीं है, वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ द कंपनीज को पता चल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा। यह है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के बारे में। अब आते हैं लायबिलिटीज़ क्लॉज को देखते हैं। ये क्लॉज बताता है कि कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी किस तरीके की है। जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है कि लिमिटेड बाय गारंटी है, उसको बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में मैंने पहले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, आप उस वीडियोस में देख लीजिएगा। दूसरा क्लॉज जो इम्पॉर्टेंट है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वो है कैपिटल क्लॉज। इसमें ये इंडिकेट किया जाता है कि एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल से हुआ। इसको रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई के तहत अगर शेयर कैपिटल बेस्ड कंपनी है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेट करना है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, जिसके जिक्र रजिस्टर करते वक्त एप्लीकेशन में बताया गया है, वो वाला यहाँ पे देना होना चाहिए, यहाँ पे इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया जाना चाहिए। और ईच शेयर का वैल्यू क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर को जो लेना है, वो भी इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में दिया रहना चाहिए। जनरल रूल के हिसाब से हर कोई सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मिनिमम 1 शेयर खरीदना पड़ेगा। ये तो जनरल रूल है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया है कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग इस जनरल रूल से थोड़ा डिविएट होके कह सकते हैं कि मिनिमम 10 शेयर हर सब्सक्राइबर को खरीदना पड़ेगा। तो ये उस कंपनी के लिए रूल हो जाएगा, और जो सब्सक्राइब करना चाहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, उसको 10 मिनिमम खरीदना ही पड़ेगा। ये सब कैपिटल क्लॉज में दिया हुआ रहता है। अगर कंपनी एक पब्लिक कंपनी है विथ शेयर कैपिटल, तो उसके शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स होंगे या इक्विटी शेयर्स होंगे। सो कंपनी का कैपिटल में भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। ये कैपिटल क्लॉज में जैसे पहले बताया, इस क्लॉज में ये स्टेट किया रहता है कि कंपनी के कैपिटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स और वैल्यूज ऑफ शेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। ये है आपका कैपिटल क्लॉज। अब आते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में ये डिफाइंड रहता है कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगी। कंपनी जिस ऑब्जेक्टिव्स जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड है उसके बियॉन्ड या उसके आउटसाइड जाके कोई काम नहीं कर सकती है। अगर ऐसे की तो उसको हम लोग अल्ट्रा वायरस और वॉइड एक्ट बोलते हैं। कंपनी ऐसे अल्ट्रा वायरस और वॉइड एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकती है किसी भी हालत में। जैसे सारे शेयर होल्डर्स मान के चलिए कि कंपनी के उन्होंने अग्री कर दिया है कि ये अल्ट्रा वायरस एक्ट को हम लोग अप्रूव करेंगे, तब भी इसको वॉइड एक्ट ही बोला जाएगा। कंपनी किसी भी हालत में, चाहे सब लोग कंपनी के जितने लोग हैं वो सब मिलके भी अगर उसको रेटिफाई करना चाहते हैं, तो भी कोई भी काम जो ऑब्जेक्टिव से बियॉन्ड है वो काम कंपनी अप्रूव नहीं कर सकती है। ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज का इम्पॉर्टेंस है। सो कंपनी को हमेशा ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, उससे बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकती है।
लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। मान के चलिए कि कंपनी ने जो काम किया है वो इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मैटर है, मतलब एक मेन जो कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जब वो काम कर रही है तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि थोड़ा बहुत अपने दिए हुए पावर्स से हट के उसको कोई काम करना पड़ा। अगर वो काम नहीं करती है तो अपने मेन काम जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकती है। ऐसा सिचुएशन, ऐसे मजबूरी में कभी कभार कंपनी को अपने पावर के स्कोप के बियॉन्ड भी काम करना पड़ेगा अपने मेन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। ऐसे इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स को कंपनी रेटिफाई कर सकती है क्योंकि ये मजबूरी में किया हुआ है। अब आते हैं एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एंड में दिया हुआ रहता है। उसमें एक डिक्लेरेशन रहता है जो सब्सक्राइबर्स को अप्रूव करना पड़ता है। उस डिक्लेरेशन में ये लिखा रहता है कि हम सब लोग मिलके इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ये कंपनी फॉर्म करना चाह रहे हैं और हम लोग इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स सब्सक्राइब करके कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। ये होता है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज नॉर्मल कंपनी के लिए। 1% कंपनी है तो 1% कंपनी के मामले में सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज, सॉरी यहाँ पे तो एसोसिएशन नहीं है, 1% है तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज थोड़ा डिफरेंट रहेगा। वो जो 1% है वो ये डिक्लेयर करेगा कि मैं इच्छुक हूँ इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ये कंपनी बनाने का और मैं अग्री करता हूँ इस कंपनी के सारे शेयर्स को लेके इसका कैपिटल बनाने के लिए। ये दिया हुआ रहता है 1% कंपनी के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करने का कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो है साइनिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ एटलीस्ट 1 शेयर। डॉक्यूमेंट में ये मेंशन किया रहना चाहिए अपने नाम और सिग्नेचर के अगेंस्ट में कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने सब्सक्राइब किया है। ये कुछ लीगल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हैं, आपको सब्सक्रिप्शन क्लॉज में दिया होना चाहिए। ये हैं कंटेंट्स के बारे में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहते हैं। अब आते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वेदर कैन बी ऑल्टर्ड और नॉट, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1890 तक ये माना गया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अनऑल्टरेबल है, मतलब उसको एक बार रजिस्टर करने के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग या जब तक था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्टर नहीं होगा तब तक कंपनीज को उस ज़माने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। जब कंपनीज वर्क कर रहे थे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी के ट्रांजैक्शंस डायनामिक हो, बाद में कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको ऑल्टर करना पड़ा हो, तो वो सब नहीं कर सकते थे। इसके वजह से जिस तरीके से कंपनी को आपको वाइंड अप करना पड़ता था या नया कंपनी, उसके बाद फिर नया कंपनी आपके हिसाब से लाना पड़ता था। ये सारे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ही 1890 के बाद ये लाया गया था कंपनी लॉ में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप ऑल्टर कर सकते हो और उसके हिसाब से जितने प्रावधान होना चाहिए वो सारे कंपनीज एक्ट में उन्होंने इंक्लूड किया है 1890 के बाद। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को इजीली चेंज कर सकते हैं क्या इन ऑल्ट्रेशन क्लॉजेस के साथ? नहीं, इतना आसान भी नहीं है। अगर आसान है तो बार बार लोग बदल देंगे, तो जो कंपनी से ट्रांजैक्ट कर रहा है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। आज के लिए एक ऑब्जेक्टिव है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिसके आधार पे उसने ट्रांजैक्शन किया कंपनी के साथ, और दूसरे दिन गया तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आ गया, जिसके वजह से वो कंफ्यूज हो रहा है या उसने जो बिलीव करके कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो गड़बड़ हो गया। तो इसलिए ये जो ऑल्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है उसके लिए एलॉबरेटिव रूल्स दिए हुए हैं, प्रोसीजर दिए हुए हैं। उस प्रोसीजर को फॉलो करके, एलॉबरेटिव रूल्स को फॉलो करके ही कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर सकता है। सेक्शन 13 के तहत, ये सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिटेल्ड प्रोसीजर दिया हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने का। सो सेक्शन 13 के तहत
एक्सेप्ट द कैपिटल क्लॉज, कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन और दिया हुआ प्रोसीजर फॉलो करके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कर सकती है। कैपिटल क्लॉज को अल्टर करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। सेक्शन 13 में रिफर्ड प्रोविजंस रिलेट टू नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट्स एंड लायबिलिटी क्लॉज। नेम क्लॉज जो कंपनी के नाम से रिलेटेड है और शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट्स क्लॉज को अल्टर करने के प्रोसीजर के बारे में। फर्स्ट ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्लॉज के बेसिस में ही प्रॉस्पेक्टस इशू करके शेयर होल्डर्स से मनी रेज करती है कंपनी, है ना। तो मतलब प्रॉस्पेक्टस और ऑब्जेक्ट्स क्लॉज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हैं उसी के भरोसे में पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट किया शेयर्स खरीद के, तो उसको उतना जल्दी अल्टर नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब एक कंपनी जो प्रॉस्पेक्टस इशू करके मनी पब्लिक से रेज की है और उसके पास वो रेज किए गए पैसे में से कुछ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है कंपनी, उस सिचुएशन में उस कंपनी को ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर करना है तो शेयर होल्डर्स को इंटीमेट करना पड़ेगा। अगर सब अग्री करते हैं तो ठीक है, अगर कोई डिसएग्री करते हैं तो उनको कंपनी को छोड़ने का मौका देना चाहिए। कौन ये सब प्रोसेस देखते हैं? कंपनी के प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स जिसके कंट्रोल में कंपनी है, वो लोग सेबी में स्पेसिफाइड रेगुलेशन को फॉलो करके रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दे के डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी से एग्जिट करने का मौका दे के उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज को अल्टर कर सकते हैं। इस पूरे स्टोरी में आपको ये समझ में आया होगा वो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो क्लॉजेस हैं, एक एक क्लॉज को अल्टर करने के लिए एक एक्ट में डिफरेंट प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। थैंक यू।